नमस्कार, मैं अस्मिता कदम, प्रशिक्षिका, चारकोप सेक्टर 2, मनपा मराठी शाला, कांदिवली पश्चिम। पाठशाला बंद पर शिक्षा चालू इस उपक्रम अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया है। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज दिनांक 16 दिसंबर 2020, आज का सुवचन है विनम्रता सभ्यता का चिन्ह है। बच्चों देखो, सभ्यता की झलक विनम्र आचरण में ही हमें दिखाई देती है। नम्रता क्या है? नम्रता नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की वह भावना है जो सब मनुष्य में, सब प्राणियों में स्थित शाश्वत सत्य से संबंध कराती है। नम्रता का शाब्दिक अर्थ है कोमलता, मृदुलता। आप कितने भी ज्ञानी हो, काबिल क्यों न हो, यदि आप में नम्रता नहीं है तो आप लोगों का दिल जीतने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका सभी आदर सम्मान करते हैं। विनम्रता के कारण हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, इसीलिए विनम्रता हमें रखनी चाहिए। देखो, जब फल लगने के बाद जैसे वृक्ष की डाली झुक जाती है, वैसे ही गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति के अंदर विनम्रता अपने आप आ जाती है। विनम्र व्यक्ति कभी नहीं टूटता। नम्रता से वह कार्य भी बन जाते हैं जो कठोरता से नहीं बन पाते। इसके कई उदाहरण हमें ज्ञात है। जैसे महात्मा बुद्ध की नम्रता ने अंगुलमन जैसे खूंखार डाकू को भी भिक्षुक बनाया, संत बनाया। महर्षि वशिष्ठ ने नम्रता की महान शक्ति से विश्वामित्र जैसे अभिमानी का हृदय बदल डाला था। महात्मा गांधी जी ने अपने नम्र आचरणों से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। इस प्रकार विनम्रता का वर्चस्व सभी तरह हमें मालूम है। इस प्रकार की कई उदाहरणें हमें कहानियों में मिलते हैं जिसमें नम्रता का वर्चस्व बना है। अभी हम देखते हैं आज ये जो विनम्रता है, सभ्यता है मैनर्स। तो मैनर्स हमें जब आता है जब हम सब सद्गुणों को अपनाते हैं, तभी हमें विनम्रता आती है। इस पर मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ। ऐसी एक कहानी है, मैं आपको एक सुनाती हूँ। कहानी का नाम है अहंकार और नम्रता। उस कहानी के लेखक है रवि कुमार सिंह। एक बार नदी को अपने पानी के प्रचंड प्रवाह पर घमंड हो गया था। नदी को लगा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सभी को बहाकर ले जा सकती हूँ। एक दिन नदी ने बड़े गर्वीले अंदाज में समुद्र से कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं? मकान, पशु, मानव, वृक्ष, जो तुम चाहो उसे मैं जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार हो गया है। उसने नदी से कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहते हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। नदी ने कहा, बस इतनी सी बात?
अभी लेकर आती हूँ। नदी ने अपने जल का पूरा जोर लगाया, पर घास नहीं उखड़ी। नदी ने कई बार जोर लगाया, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। आखिर नदी हारकर समुद्र के पास पहुंची और बोली, मैं वृक्ष, मकान, पहाड़ आदि को उखाड़ कर ला सकती हूँ, मगर जब भी घास को उखाड़ने जाती हूँ या जोर लगाती हूँ तो वह नीचे की ओर झुक जाती है और मैं खाली हाथ ऊपर से गुजर जाती हूँ। समुद्र ने नदी की पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, जो पहाड़ और वृक्ष जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, किंतु देखो यहाँ पे बोला है जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, किंतु घास जैसी विनम्रता जिसने सीख ली हो उसे प्रचंड आंधी, तूफान या प्रचंड वेग भी नहीं उखड़ सकता। देखो बच्चों, इतना विनम्रता का महत्व है। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयां लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अहंकार फरिश्तों को भी शैतान बना देता है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी शैतान बना फरिश्ता बना देती है, यानी शैतान को भी वह फरिश्ता बना सकती है। तो इस प्रकार नदी जो नम्र थी, नदी का जो घमंड था वह चूर हो गया था और विनम्रता से जो घास थी उसका वर्चस्व सिद्ध हो गया था। आज हम हिंदी विषय में दो लघु कथा में जो दूसरी लघु कथा है जीभ का वर्चस्व, इस कहानी को हम पढ़ेंगे। इस कहानी का अध्ययन करने से अध्ययन निष्पत्ति क्या होगी यह देखते हैं। अध्ययन का फल क्या होता है? तो विद्यार्थी लघु कथा का द्रुत वाचन करते हैं तथा आशय समझते हैं। द्रुत वाचन यानी जलद गति से वाचन करना, पढ़ना, यानी बलाघात, विराम चिन्हों का के साथ हमें पढ़ना है और तथा उनका आशय, जो उसका आशय है वो समझना है। लघु कथा के लक्ष्य को समझकर अपना मत प्रभावी तरीके से लिखते हैं। किस उद्देश्य से लघु कथा दी गई है यह समझकर अपना मत प्रभावी तरीके से बच्चे व विद्यार्थी लिखते हैं। नैतिक गुणों का ग्रहण करते हैं। जैसे इस कहानी में हमने बताया कि नैतिकता कौन सी है? विनम्रता। विनम्रता से हमें रहना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस नैतिक गुणों का ग्रहण करते हैं। नैतिक कथाएं पढ़ने में अभिरुचि दिखाते हैं। अभी बच्चों, हम इस कहानी के जो लेखक है हरि जोशी, उनका तो परिचय मैं पिछले तासिका को दिया था जब हमने लघु कथा हमने सुनाई, तब मैंने यह दिया था आपको परिचय। हरि जोशी, आपका जन्म 17 नवंबर 1943 को मध्य प्रदेश हरदा जिला खुड़िया गांव में जन्म हुआ। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक किया है और रेफ्रिजरेशन में पीएचडी की है। आप शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन मध्य प्रदेश में प्राध्यापक थे। अब आप सेवानिवृत्त हो गए हैं। आप आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक तथा व्यंग्यकार मैंने बताया था, व्यंग्यकार यानी जो विडंबन करता है, पर्दाफाश करता है,
उसे व्यंग्यकार कहते हैं। मैंने आपको व्यंग्य कविता भी उनकी सुनाई थी। उपन्यासकार यानी कादम्बरीकार और कवि है। आपकी साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वैज्ञश्री सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियां यानी आपका प्रमुख लेखन साहित्य पंखुरिया, यंत्रयुग और हरि जोशी, यह आपके कविता संग्रह प्रसिद्ध है। अखाड़ों का देश, रिहर्सल जारी है, भारत का राग, अमेरिका के रंग, भेड़ की नियति, हमने खाए तू भी खा, आशा है सानंद है, व्यंग के रंग आदि व्यंग संग्रह आपके प्रसिद्ध है। दादी देसी, पोता विदेशी, वर्दी, घुसपैठिए, महागुरु आदि व्यंग उपन्यास प्रसिद्ध है। हरि जोशी तिखेल व्यंग्यकार थे, ये मैंने आपको पिछले तासिका में बताया था। अभी हम देखते हैं आज की जो कथा है जीव का वर्चस्व, उसके संबंधी देखते हैं। जीव का वर्चस्व इस लघु कथा में जोशी जी ने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने बताया पहले ही कि विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण किस तरह है, कठोरता के अपेक्षा। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। मराठी में आम्ही म्हणतो गर्वाचे घर खाली, उसी तरह घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। नैतिक गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी गई है। बच्चों, अभी हम चलते हैं पाठ के ओर। पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो। किस तरह विराम चिन्ह, बलाघात, तान, अनुतान के साथ पढ़ना है, वाचन करना है। जीव का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र है, एक से एक मजबूत, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपने औकात में रहो, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असह्य छोड़कर चल देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपने हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया,
तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। बच्चों, इस तरह से आपको पढ़ना है, अंत में आपको पढ़ना है। अभी चलते हैं विवेचन के पास। जीभ का वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब है प्रधानता, यानी उसका बड़प्पन। जीभ का जो बड़प्पन है, प्रधानता है, श्रेष्ठता। जीभ का वर्चस्व यानी जीभ की श्रेष्ठता किस तरह से सिद्ध हो गई, यह इस पाठ में दिया है। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत क्या हो गए थे, दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध इसका मतलब है एक पंक्ति में बंधे हुए। जैसे हम माला बनाते हैं फूलों की, तो फूल हम एक पंक्ति में उसे बंधे हुए होते हैं माला में। तो इस प्रकार यह जो दांत है वह पंक्तिबद्ध, पंक्ति में बंधे हुए है। और वह बहुत दुस्साहसी हो गए थे। दुस्साहसी यानी अनुचित साहस करना, अधिक साहस। वह अनुचित साहस करने की हिम्मत उनमें क्यों आ गई थी? क्योंकि वह 32 थे, एकजुट थे, इनके कारण बहुत वो दुस्साहसी हो गई थी। जब हमें घमंड होता है, उसी के बल पर हम अनुचित साहस करने की कोशिश करते हैं। रावण ने भी की थी, उसको अपने शक्ति पर घमंड था, तो उसने क्या किया, शिव धनुष्य उठाने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा। यह साहस करने की प्रेरणा घमंड से मिलती है। दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे क्योंकि वह 32 थे। उन्हें लगा कि हम 32 हैं, एकजुट है, हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वह बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवात से बोले, उन्हें घमंड हो गया था। गर्व में चूर होना यानी बहुत घमंड होना। वो जीवात से क्या बोले, देखो, हम 32 घनिष्ठ मित्र है, एक से एक मजबूत, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। हम 32 दांत हैं, घनिष्ठ है, क्लोज है, गाढ़ा, घनिष्ठ यानी क्लोज, गाढ़ा मित्र है और एक से एक मजबूत है। तू तो अकेली है, हमें तुझे बाहर ही नहीं निकलने देंगे, तुझे घेरे लेंगे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित विचार यानी अपवित्र विचार, दूषित विचार। उसे लगा कि कितने हम सब एक है मुंह में अंदर, तभी भी ये मन में क्या रखते हैं, कलुषित विचार रखते हैं मेरे बारे में। तभी भी वह हंसी और उन्हें वह बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी, छली हो। कपटी यानी छली हो, अंदर से तुम छल करते हो, मेरे बारे में कलुषित विचार रखते हो। तभी दांतों ने कहा,
कि ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, ऊपर से स्वच्छ है और अंदर से काले घोषित करना यानी अपशब्द बोलना, किसी को अपशब्द बोलती है या कोई दोष देना, तो यह सब जीभ करती है, ऐसा आरोप दांतों ने जीभ पर लगाया। वाचालता छोड़े, वाचालता यानी बकबक छोड़ और अपनी औकात में रह। अभी औकात का मतलब है हैसियत में। तो जीभ की हैसियत क्या है? दांतों ने बताया, दांतों के मुकाबले वो बोलते हैं कि हम बहुत मजबूत है। जीभ तो क्या है? मृदु है और अकेली है। तो उसका सामर्थ्य यानी हैसियत दांत के मुकाबले क्या है? कम है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तुम हमारी कृपा पर ही क्या कर रही है? राज कर रही है। अभी दांतों ने यह भी आरोप लगाया कि तुम हमारी मेहरबानी पर राज कर रही है अंदर। उन्हें ऐसा लगता है कि हम ही, क्योंकि जीभ क्या है? मृदु है, अकेली है, उनकी रक्षा हम करते हैं दांत। इसीलिए दांतों ने कहा कि हमारी मेहरबानी पर तुम क्या कर रही हो? राज कर रही हो। दांतों ने किटकिटाकर कहा, बहुत गुस्से से कहा, क्रोधित होकर कहा। तभी भी जीभ नम्रता बनाए रखी हुई है। उन्होंने उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। देखो, दूसरों को जो चबा जाने की ललक रखते हैं, लालसा रखते हैं या तीव्र इच्छा रखते हैं चबा जाने की, वो बहुत जल्दी टूटते भी है। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। सामने वाले तो क्या करते हैं? टुकड़े टुकड़े करते हैं। सामने वाले का काम क्या है? टुकड़े करना। तो वो क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं, तो इसीलिए वह जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। देखो, जीभ ने कहा कि तुम क्या हो? मतलबी हो, अवसरवादी हो, स्वार्थी हो। अपना जैसे मतलब है, जब तक हमारा मतलब होता है तब तक हम उसके साथ रहते हैं, मतलब निकाल जाने के बाद हम उसे छोड़ देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अवसरवादी, मतलबी। तो दांत भी उसी तरह मतलबी है। जब तक मनुष्य जवान है तब तक वो उसके पास रहते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य हो जाता है तब उसे छोड़कर वह चले जाते हैं। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपने हार क्यों मानने लगे? देखो, तभी भी शक्तिशाली दांत अपने हार मान नहीं रहे थे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। देखो, उनकी जड़ें जो होती है यानी मूल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मूल है वह मूल अंदर मसूड़े तक जाते हैं, नीचे तो गहरे होते हैं, ये अंदर जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो गहरे का पन समझ में आया? गहरे का मतलब गहरे यानी बहुत नीचे गए हुए हैं, मसूड़े के अंदर। तो हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हम नहीं टूटने वाले। हमारे कड़े और नुकीलेपन, तो कड़े इसका मतलब है क्या? कि बहुत कठिन, कड़क जैसे, और नुकीलेपन यानी टोकदार, टोकदार होते हैं। नोकदार, उसे नोकदार भी हिंदी में कहते हैं, नोकदार मराठी में टोकदार के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते यानी डर जाते हैं, क्योंकि हम कैसे हैं? कड़े और नुकीलेपन है। हमारी जड़ें मजबूत है। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। विवेकपूर्ण यानी समझदारी से। क्या उत्तर दिया? देखो, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है।
तुम्हारा जो कार्य क्षेत्र है वो मुंह के अंदर है। जो कार्य क्षेत्र है उनका चबाना या टुकड़े करना, वो जो कार्य है वो मुंह के अंदर ही है। सीमित होना यानी मर्यादित, मुंह के अंदर ही है उनका कार्य। बाहर आए दांत तो उनका कार्य वो नहीं कर सकते। इसीलिए जीव ने कहा है कि तुम्हारा कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर ही सीमित है, बाहर उसका कोई मतलब नहीं। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। उसने जीव ने कहा कि मेरा तो कार्य बहुत महान है, मैं दुनिया को प्रभावित भी कर सकती हूँ और झुकाने की क्षमता भी रख सकती हूँ, तो मेरा कार्य बहुत महान है। तुम्हारा कार्य क्षेत्र तो मुंह के अंदर ही है। दांतों ने पुनः धमकी दी। दांत तो हार मानने की तैयार ही नहीं थे। हम सब मिलकर घेरे खड़े हैं, हमसे कैसे बचेगी? कब तक हमसे बचेगी? देखो, घेरे खड़े होना यानी इसका मतलब है कि चारों ओर खड़े होना। जीभ अंदर है, उसके चारों ओर दांत खड़े हैं। हम घेरे हुए हैं आपको, दांतों ने कहा। तो हमसे कब तक बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। घमंड को चूर करना यानी घमंड को समाप्त करना, खत्म कर देना। पहले जब हमने देखा घमंड यानी घमंड, घमंड का म्हणजे घमंड चूर करना यानी घमंड का दूर करना, और घमंड में चूर होना इसका मतलब है बहुत घमंड होना। ये ध्यान में रखो, घमंड को चूर करना यानी घमंड दूर करना, समाप्त करना, और घमंड घमंड में चूर होना इसका मतलब है बहुत घमंड होना। समझ में आई बात? ये दोनों मुहावरे यहाँ पे दी गए हैं। डॉक्टर को बुलाऊं? अभी जीभ ने क्या चेतावनी दी, देखो। चेतावनी यानी सूचना, अंतिम सूचना जो होती है, सावधानी की सूचना जो होती है उसे चेतावनी कहते हैं। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। देखो, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। दंत चिकित्सक यानी दांत का डॉक्टर, तो वह आएगा और आपको एक एक को बाहर कर देगा। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे, और तुम जब बाहर आएगा तो तुम्हारा कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। घमंडी दांत के पास अभी कोई उत्तर ही नहीं था, क्योंकि बाहर जब निकाले गए तो हमारा कार्य समाप्त होगा। किसका घमंड करेंगे? उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। यह जो शायरी है वह शायरी किसने लिखी है? वशिष्ठ सैनी शायर है, वशिष्ठ सैनी। उन्होंने कहा है कि जीवा में हड्डी नहीं है, क्योंकि बयान को लगाम लगाना या उस पर सख्ती करना भगवान को पसंद नहीं है। इसीलिए भगवान ने जबान में क्या नहीं दी है? हड्डी। तो शायरी लिखते समय उन्होंने क्या किया कि प्रभु को पसंद नहीं सकती बयान में, प्रभु को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। हड्डी जबान में नहीं है तो अपना जीभ का कार्य कितना महान हो गया। देखो, वह क्या कर सकती है? झुका सकती भी है दुनिया को और अपना भी सकती है। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना ने उसका वर्चस्व का करना मान लिया, और घमंडी दांतों का घमंड शुरू हो गया। और जो जीभ नम्र थी उसका वर्चस्व सिद्ध हो गया।
कहानी घमंड बच्चों नहीं करना चाहिए, सदा ही नम्र रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नम्र नहीं। देखो विनोबा जी ने कहा है कि एक गर्दन जरूरत से ज्यादा तनी हुई है, एक गर्दन जरूरत से ज्यादा ज्यादा तनी हुई है घमंड के कारण, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण ज्यादा तनी हुई है घमंड के कारण। और दूसरी गर्दन जरूरत से ज्यादा झुकी हुई है दीनता से या दुर्बलता से। यानी घमंड ज्यादा भी नहीं करना चाहिए और लाचार भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्दन झुकाना भी नहीं चाहिए। तो गर्दन सीधी भी हो और लचीली भी हो, लेकिन तनी हुई न हो और न झुकी हुई। जैसे अपनी जीभ ने क्या कि ज्यादा भी उन्होंने उत्तर भी दिया, किस तरह से उनका घमंड दूर चूर कर दिया, तो लाचार भी नहीं रहेगी वह। तो इस प्रकार हमें नम्रता रखनी चाहिए, लेकिन दुर्बलता नहीं, दीनता नहीं, उससे हमें झुकना नहीं चाहिए। अभी बच्चों आप क्या करेंगे, पाठ का वाचन करेंगे, पढ़ना है आपको। हाँ, एक एक परिच्छेद, जैसे पिछले तासिका को हमने आपने जो एक एक परिच्छेद पढ़ा था उसी तरह आज भी आप पढ़ेंगे। तो बच्चों चलो, पहला परिच्छेद कौन पढ़ेगा? पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे तो देखो जरा, आप लघु कथा का नाम पहला जो है वह बताना है, पाठ का नाम। हाँ जीभ बोलो। का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो बाहर ही न निकल दे। जिह्वा ने वेरी गुड, वेरी। पहली बार तो ऐसा कुलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। हाँ रास्ता में। हाँ, अब दूसरा कौन पढ़ेगा? शक्तिशाली दांत। हाँ, शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेर खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीव ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका नाम बताओ। दोनों ने अच्छा पढ़ा है पाठ को।
अच्छी तरह से विराम घात का विराम चिन्हों का जान्हवी गला. शिंदे. व्हेरी नाईस. अभिनंदन. छान छान. दोघांनी सुंदर वाचलं आहे. अभी आपको कविता, ये जो कथा है वो समझ में आई है ना, ये हम देखते हैं. कृति है एक, संजाल पूर्ण करो. दांतों ने जीभ पर लगाए हुए दोषारोप. दांतों ने जीभ पर क्या क्या दोष लगाए. जीभ कैसी है, यह दोष लगाए ना कि वो तुम ऐसी हो, इस तरह से हो. ये दांतों ने जीभ पर दोष लगाए. बता सकते हो क्या दोष लगाए. जीभ कैसी हो ऐसा. यस मैम. हाँ बताओ. उन्हें कहा कि अंदर से बहुत स्वच्छ और सफेद दिखते हो, और ऊपर से बहुत स्वच्छ और सफेद, मगर अंदर से काले हो. वेरी. और जीभ के क्या कहा. जीभ को कि अंदर से काले घोषित करने वाली. बराबर. और दूसरा वाचालता करने वाली. वाचालता यानी बकबक करने वाली. और तीसरा क्या लगाया आरोप. तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है. वेरी नाइस. हमारी कृपा पर ही राज कर रही है. देखो अभी पहला है. वेरी नाइस. समझ में आया आपको. अंदर से काली घोषित करने वाली यानी दूसरों को दोष देने वाली, अपशब्द बोलने वाली. दूसरा वाचालता करने वाली यानी बकबक करने वाली. और तीसरा दोष लगाया हमारी कृपा पर राज करने वाली. वेरी नाइस. किसने जवाब दिया. जवाब किसने दिया. मिस रुचि पाटिल. वेरी नाइस. ए प्लस प्लस प्लस. था कुकड़े. हाँ अच्छा. अच्छी तरह से दिया. मुझे लगा कि आपको समझ में आया है नहीं है. लगाए किस तरह से जीप पर. अच्छा चलो अभी नेक्स्ट. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. हम रिक्त स्थान घनिष्ठ मित्र है. हाँ बताओ. 32. वेरी गुड. 32. पूरा वाक्य पढ़ना है आपको. हम 32 घनिष्ठ मित्र है. हाँ? दूसरा, देवा ने पहली बार ऐसा रिक्त स्थान विचार सुना था. कलुषित या सुंदर. कलुषित. हाँ पूरा वाक्य पढ़ो. जीवा ने पहली बार कलुषित विचार सुना था. बराबर. विचार सुना था. रिक्त स्थान है. दाब दी. आखिर आपने हार क्यों मानने लगे. शक्तिशाली, घमंडी. घमंडी दास. यशस्वी. जी आखिर आपने हार क्यों मानने लगे. घमंडी आप किताब में है इसलिए मैंने दोनों का अर्थ पर्यायी शब्द दिए हैं. लेकिन किताब में जो शब्द पूर्ति करना पड़ता है. शक्तिशाली. शक्तिशाली दादी आखिर आपने हार क्यों मानने लगे. अभी आगे देखते हैं. चलो चौथा. हमारी रिक्त स्थान बहुत गहरी है. नोक या जड़े. मैंने बताया था. चित्र दिखाकर मैंने बताया था. हमारी जड़ें बहुत गहरी है. वेरी नाइस. हमारी जड़ें
खूब गहरी हुआ। घमंडी दांतों ने जीभ का रिक्त स्थान मान लिया। कहना या लोहा? कहना। हाँ, घमंडी दांतों ने जीभ का कहना मान लिया। क्या? लोहा। घमंडी दांतों ने जीभ का लोहा मान लिया। यशस्वी। घमंडी दांतों ने जीभ का लोहा मान लिया। वेरी नाइस। अभी हम गृह कार्य में आपको देती हूँ। विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। पहले हमने जो सुवचन देखा उसमें मैंने बोला था कि विनम्रता क्या है? सभ्यता की क्या है? चिन्ह है सभ्यता का। तो उसी तरह विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। इस विषय पर अपने मन के भाव लिखना है। पिछले तासिका को मैंने आपको एक कहानी लिखने को कहा था। हाँ, बुरा काम का बुरा नतीजा, इस आधार पर कहानी लिखने को मैंने कहा था। किसी ने लिखी है? किसी ने लिखी होगी तो आप पढ़ सकते हैं।